सोने की शुद्धता को हम लोग कैरेट में परखते हैं, लेकिन कितने कैरेट में कितना प्योर गोल्ड है यह हमें कैसे पता लगेगा? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले होता है 24 कैरेट गोल्ड, जिसमें 99.9% तक प्योर गोल्ड होता है। अब इससे खरा सोना है ही नहीं, लेकिन इतना सॉफ्ट होता है कि इससे ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती। फिर आता है 22 कैरेट गोल्ड, जिसको 916 गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 91.6% प्योर गोल्ड होता है और बाकी बचे हुए परसेंटेज में कॉपर और जिंक जैसे मेटल मिक्स होते हैं। अभी थोड़ा हार्ड होता है तो इसे ज्वेलरी बनाना आसान होता है। फिर आता है 18 कैरेट गोल्ड, जिसमें मात्र 75% तक की प्योर गोल्ड होता है और बाकी बचे हुए 25% में निकेल, कॉपर और जिंक जैसे मेटल मिक्स होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे कैरेट घटता जाएगा, सोने की शुद्धता भी घटती जाएगी और साथ ही साथ सोने की चमक भी घटती जाती है। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जनरली क्रेडिट कार्ड को यूज करने से हम लोग डरते हैं, लेकिन एक आयरिश बंदा सिर्फ क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए मिलियनेयर बन गया। कैसे? मैं आपको बताता हूं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आपको यह पता होगा कि आप जितना यूज करोगे कंपनी आपको उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड देती है। अब इस आयरिश बंदे ने उसी चीज का फायदा उठाया। यह बंदा क्या करता था, क्रेडिट कार्ड से सबसे पहले $500 का गिफ्ट कार्ड खरीदता, फिर उसके बाद उसी गिफ्ट कार्ड को वो एनकैश करता, फिर उसी कैश से क्रेडिट कार्ड का बिल वापस भर देता। उसने कभी क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग की ही नहीं। फायदा यह था कि कंपनी उसे हर $500 के गिफ्ट कार्ड पे $25 का रिवॉर्ड देती थी। कभी खर्चा किया नहीं, ऊपर से $25 का रिवॉर्ड अलग से। ऐसे करते करते उसने $3 लाख इकट्ठे कर लिए, यानी कि लगभग 2,17,00,000। लेकिन एक दिन टैक्स डिपार्टमेंट की उसकी अर्निंग पे नजर पड़ गई, तब जाके ये बात खुली। लेकिन ये बंदा तब तक कमा चुका था। आपको इस जुगाड़ के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। अगर आपके पास आपका खुद का व्हीकल है और उसका कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि आरसी वगैरह की एक्सपायरी डेट आने वाली है या फिर वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ से आपके लिए एक राहत की खबर है। वो ये है कि अगर आपके वाहन का कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर हुआ है या फिर अभी एक्सपायर होने वाला है, तो उसकी वैलिडिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है। इसका मतलब आपको 30 सितंबर 2021 तक उसे रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद आपको इसे रिन्यू करवाना पड़ेगा। कोरोना के चलते सरकार ने यह डिसीजन लिया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए ट्रांसपोर्टेशन सेवाएं जारी रहें। गाइस, ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। पंजाब लुधियाना का एक किसान शताब्दी ट्रेन का मालिक। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, पर सवाल यह उठता है कि एक किसान ट्रेन का मालिक कैसे बन गया। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि सन 2007 में रेलवे ने लुधियाना चंडीगढ़ ट्रैक के लिए एक किसान सनपूरन सिंह की जमीन का अधिग्रहण किया था और उसके लिए किसान को 1,47,00,000 रुपया रेलवे ने देना था। लेकिन रेलवे ने सिर्फ 42 लाख रुपए का ही भुगतान किया। अब बाकी पैसे नहीं मिले। इसी वजह से किसान सन 2012 में कोर्ट पहुंच गया। क्योंकि मुआवजा मिला ही नहीं, इसलिए सन 2015 में जज साहब ने उस किसान के नाम स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस खरीदी और उसे उस ट्रेन को घर ले जाने की अनुमति भी दे दी। पर पैसेंजर ट्रेन का ऐसा अधिग्रहण पॉसिबल नहीं था, इसीलिए वो ट्रेन अभी भी टेम्परेरी वे से कोर्ट के ही पास है और आप इसकी वीडियो YouTube पे भी देख सकते हैं। आपको ये जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, आपको वो टाइम याद है जब आप किसी रिटेलर या किराने की शॉप पे सामान खरीदते थे और पेमेंट की टाइम पे छुट्टे ना होने की वजह से वो रिटेलर आपको टॉफियां पकड़ा देता था और आपको मजबूरी में वो टॉफियां लेनी भी पड़ती थी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यहां, लेकिन जहां पर प्रॉब्लम होती है वहां पर अपॉर्चुनिटी भी होती है और पेटीएम ने इस चीज को भांप लिया था। इसी वजह से पेटीएम ने अपनी टॉफियां लॉन्च कर दी, जिसका नाम पेटीएम स्वीट चेंज रखा। अब होता कुछ यूं कि अगर रिटेलर के पास चेंज नहीं होता तो वो कस्टमर को पेटीएम की टॉफियां पकड़ा देता और वही पेटीएम की टॉफियों पर एक यूनिक कोड होता था, जिससे कस्टमर अपने पेटीएम अकाउंट में उतना ही पेटीएम कैश उस यूनिक कोड से ऐड कर लेता था। अब इससे कस्टमर को तो फ्री में टॉफियां मिल गई, रिटेलर का भी फायदा हो गया और पेटीएम को नए नए डाउनलोड्स और कस्टमर मिल गए। आपको ये आइडिया कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। जहां एक और पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से आम इंसान से लेके किसान तक सब परेशान हैं, वहीं गुजरात के बनासकांठा के इस युवा किसान को बढ़ती कीमतों से कोई खासा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इस किसान ने एक ऐसा ट्रैक्टर बनाया है जो कि पेट्रोल या डीजल से नहीं बल्कि ये चलता है बैटरी और सोलर पावर से। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। किसान को यह ट्रैक्टर बनाने में 1,75,000 रुपए की लागत आई और यह ट्रैक्टर 500 किलोग्राम वजन को सहने में सक्षम है और इसके साथ साथ जरूरत पड़ने पर इसकी क्षमता को और भी बढ़ाया जा सकता है।
किसान का यह भी कहना है कि इससे पैसा, ईंधन और पर्यावरण सबको बचाया जा सकता है। एक बार चार्ज करने पर यह पूरा दिन चलता है और दूर दूर से किसान इस ट्रैक्टर को देखने आ रहे हैं। गाइस, इस युवा किसान के इस इनोवेशन के बारे में जान के आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। इलॉन मस्क को मार्स से बहुत प्यार है। वो मार्स पे इंसानों की सेल्फ सस्टेनेबल बस्ती बसाना चाहते हैं, पर सवाल यह है कि मार्स ही क्यों? क्या किसी और प्लेनेट पे ये पॉसिबल नहीं है? तो इस पे इलॉन मस्क ये कहते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम पे हमारे पास ऑप्शंस ही क्या हैं। मरकरी सन के बहुत पास है, जिस पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है जो हम सहन नहीं कर सकते। वीनस, जिस पे एसिड की बारिश होती है। जुपिटर एंड सैटर्न, जो कि गैसेस प्लेनेट है, अगर खड़े होंगे तो जमीन ही धस जाएगी। हाँ, सैटर्न के मून टाइटन पे पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो हमसे बहुत दूर है। अर्थ का मून, इस पे वायुमंडल ही नहीं है, तो ले देके हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन मार्स ही है। गाइस, इसीलिए एलॉन मस्क मार्स पे इंसानों की बस्ती बसाना चाहते हैं। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। एरिया 51, इस रहस्यमय जगह के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। यूएस की यह जगह एलियंस और यूएफओ जैसी मिस्टीरियस चीजों के लिए फेमस है, लेकिन क्या आपको पता है कि एरिया 51 जैसी जगह इंडिया में भी है? जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर पे एक डिस्प्यूटेड एरिया है जहां पर किसी भी आम आदमी को जाने की इजाजत नहीं है। वहां पर यूएफओ को देखे जाने की बात लगातार कही जाती रही है। इस एरिया का नाम है द कोंकाला पास, जो कि लद्दाख में है। गाइस, वहां के आसपास के लोगों का यह दावा है कि उन्होंने वहां पे यूएफओज देखी हैं। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट और चाइनीज गवर्नमेंट को इसके बारे में पता हो, लेकिन हम आम लोगों के लिए आज भी ये एक रहस्य है। आप इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। आपको इसके बारे में जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह बात है 15 मार्च सन 1959 की, जब मुंबई की एक छत पे 7 घरेलू महिलाएं इकट्ठी हुई। मकसद था महिलाओं को, स्पेशली घरेलू महिलाओं को जो कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हें सक्षम बनाना और उन्हें कमाई का एक जरिया देना। शुरू में इन 7 महिलाओं ने 80 रुपए उधार लेके पापड़ बनाना शुरू किया और जब 1 किलो पापड़ बनाने में 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ तो इन महिलाओं में जोश आ गया, क्योंकि 1959 में 50 पैसे का प्रॉफिट भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। फिर क्या था, इन महिलाओं के विजन से और भी महिलाएं इनके साथ जुड़ती चली गई और आज इस कंपनी में 45,000 से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। ये कंपनी 15 से ज्यादा देशों में अपनी प्रोडक्ट सेल करती है और जो कंपनी 80 रुपए उधार लेके शुरू हुई थी, आज वो कंपनी 1600 करोड़ रुपए की कोऑपरेटिव कंपनी बन चुकी है, जिसकी वन ऑफ को फाउंडर है जसवंती बेन। गाइस, मैं बात कर रहा हूं लिज्जत पापड़ कंपनी की। आपको ये स्टोरी कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, आज तक हमने जासूस और जासूसी की कहानियां तो बहुत सुनी है। देखिए, फिल्मों की बात अलग है, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या आपने रियल लाइफ में कोई फीमेल डिटेक्टिव का नाम सुना है या फिर उसे देखा है? चलिए, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिया की पहली फीमेल डिटेक्टिव के बारे में बताता हूं। उनका नाम है रजनी पंडित। मुंबई की रहने वाली ये फीमेल डिटेक्टिव अभी तक 80,000 से ज्यादा केसेस को सोल्व कर चुकी हैं। उन्हें बचपन से ही स्पाई नोवेल पढ़ने का बड़ा शौक था, इसीलिए वो डिटेक्टिव बनना चाहती थी, लेकिन हर बार उन्हें यह कहा जाता था कि यह जॉब महिलाओं के लिए नहीं है। लेकिन उनकी मां का उन्हें बहुत सपोर्ट था, इसी वजह से उन्होंने केसेस लेना शुरू किया, उन्हें सोल्व करना शुरू किया और देखते ही देखते 1991 में उन्होंने अपना डिटेक्टिव ऑफिस मुंबई में खोल लिया। गाइस, उन्हें इंडिया फर्स्ट लेडी डिटेक्टिव का भी खिताब मिल चुका है। आपको रजनी पंडित के बारे में जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।